If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इस पार्ट में हम लोग बच्चों स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग से। इससे पहले पार्ट 1 में हॉर्टिकल्चर तक हम लोग पढ़े थे, फूड क्रॉप, कैश क्रॉप और कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से क्रॉप्स हमारे इंडिया में ग्रो करे जाते हैं। लाइक ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हम लोग पहला पार्ट में देख चुके थे। साथ ही साथ बच्चों, मैं आप लोगों को पहले पार्ट में मैथ्स मास्टरी के बारे में भी बताई हूँ। मैथ्स मास्टरी में अगर आप लोग अभी तक एनरोल नहीं करे हो तो यू हैव द चांस टू एनरोल नाउ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बहुत बच्चे जो कि न्यू होंगे यहाँ पर, वो लोग सोचते होंगे मैथ्स मास्टरी क्या है। तो बच्चों, लिंक में आप लोग देखो, आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। स्पेशली ये एक कोर्स है, जैसे कि आप लोग घर में ट्यूशन लेते हो, जाते हो पढ़ने, तो आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है ना। तो ये बच्चों वैसे ही आप लोगों के लिए, क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए ये मैथ्स का कोर्स है। कोर्स इन द सेंस वही जो आप लोग आपके बुक में जितने भी चैप्टर्स है, वही चैप्टर्स को मैथ्स मास्टरी में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, इसका फीस वीस भी जो भी आपको जानना है, आप लोगों को लिंक से सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहीं से आप लोग डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो। अभी तक बहुत बच्चे एनरोल कर चुके हैं। साथ ही साथ वो लोग अपना डाउट्स भी मुझसे क्लियर करते हैं। हम लोग एक प्राइवेट, मतलब स्पेशल सा एक प्राइवेट सा फेसबुक ग्रुप बना रखे हैं, जिसमें से वही बच्चे अलाउड हैं जो कि मैथ्स मास्टरी में एनरोल करे हैं। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक एनरोल कर चुके हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप भी एनरोल कर सकते हो। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिक ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये ऑर्गेनिक देख के हम लोग को लगता है कि हाँ, इसका मतलब होगा फ्री ऑफ केमिकल्स। ऑब्वियसली ऐसे ही होता है। ऑर्गेनिक का मतलब लगता है कि हाँ, फ्री ऑफ केमिकल्स, कुछ प्लांट रिलेटेड, कुछ एनिमल रिलेटेड ऐसा होगा, बट केमिकल्स इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उस फार्मिंग को बोलते हैं, मतलब ऐसा फार्मिंग जिसमें केमिकल्स का यूज़ एकदम ना के बराबर होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर? या तो एकदम मिनिमल यूज़ होगा किसका, केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का, फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर्स का, या फिर ना के बराबर उनका यूज़ होगा। उनकी जगह हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग दैट इज यूज टू प्रोड्यूस फूड एंड फाइबर। ऑब्वियसली जैसे फार्मिंग में फूड फाइबर प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग वही है जिसमें फूड एंड फाइबर प्रोड्यूस करेंगे। बट कैसे? बाय यूजिंग ऑर्गेनिक मैटर। जैसे कि हम लोग जो घर में कंपोस्ट बनाते हैं ना, गाय का अगर डंग वंग है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। बेसिकली घर में जो किचन वेस्ट होता है, ठीक है, पेड़ का जो पत्ता वत्ता गिरता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके गड्ढा उड्ढा में डाल के उसको कवर करके रखते हैं। आप लोगों को पता है कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना, इसमें हम लोग उसी टाइप का, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ही यूज़ करके, कचड़ा वचड़ा को गला उला के, मतलब उसका मैन्योर कंपोस्ट बना के हम लोग यूज़ करेंगे और फार्मिंग करेंगे। तो इससे क्या है ना, हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा, ज़मीन को भी कोई हार्म नहीं होगा। ठीक है, मतलब इको फ्रेंडली है, बोलोगे तो इको फ्रेंडली मेथड है पूरा। ठीक है, so it is a farming that is used to produce food and fiber by using organic matter and recycled farm waste। जो फार्म वेस्ट भी होता है ना, कितना सारा कचरा निकलता होगा फार्म हाउस से भी, तो सब वेस्ट को भी रिसाइकल करके यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में बच्चों बेसिकली ऑर्गेनिक मैन्योर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग गाय का गोबर हो गया, काऊ डंग, आपका गोट डंग, बफेलो डंग, मतलब एनिमल्स का जो डंग होता है, उसको भी यूज़ किया जाता है। किसमें? फार्मिंग के दौरान। मतलब यही सब है कि ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ किया जाता है। और एक चीज़, जैसे कि वो जो स्ट्रॉ होता है ना, पुआल उवाल, मतलब उसको भी अलग फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको भी यूज़ किया जाता है एज ऑर्गेनिक मैन्योर। एनिमल्स का जो डंग होता है वो हो गया। ठीक है, और आप लोग यहाँ पर एक वर्ड सुनोगे बायो एजेंट्स, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि वो है क्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बेसिकली आप लोग समझ गए होंगे, है ना। अच्छा, अभी पर ये चीज़ याद रखना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं होता है। अगर बाई चांस होता भी होगा, मतलब सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अगर यूज़ होते भी होंगे ना, तो ज़्यादा नहीं। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक फार्मर्स ऐड बायो एजेंट्स टू द सॉइल। मतलब ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं, मतलब ये लोग जो भी मेथड यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं ना फार्मिंग करने के लिए, उससे ना मिट्टी में बायो एजेंट्स ऐड होते हैं। अब आप लोग बोलोगे बायो एजेंट्स क्या है,
तो बच्चों बायो एजेंट्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी, बट बायो एजेंट्स बेसिकली ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, दैट रिलीज व्हाट ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सॉइल बाय देयर एक्टिविटी। मतलब ये जो बायो एजेंट्स होते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं, अपने एक्टिविटी से, अपना जो भी ये लोग काम करते हैं उससे मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर ये लोग ऐड करते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मदद मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर से क्या होता है ना, मिट्टी का, सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होता है, किसका, सॉइल का। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छा होता है। जब हम पेड़ को ग्रो करते हैं ना, तो मिट्टी का स्ट्रक्चर, मिट्टी का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर जब फार्मर्स लोग ये बायो एजेंट्स को ऐड करते हैं ना सॉइल में, तो उससे ना ये दोनों चीज़ हो जाता है, मिट्टी का क्वालिटी भी अच्छा हो जाता है, स्ट्रक्चर अच्छा हो जाता है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सॉइल का बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जी, मतलब इस चक्कर में पता है क्या होता है, इस चक्कर में जब पेड़ वेड़ उगता है ना, तो एकदम हेल्दी प्लांट्स उगते हैं, वो लोगों को जल्दी से डिजीज़ नहीं होता, मतलब इंसेक्ट भी उनमें जल्दी से अटैक नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। So organic farming adopts healthy cropping system like mixed cropping, intercropping and crop rotation. अब देखो बच्चों जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, फार्मर्स लोग क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड में मतलब मल्टीपल तरीका यूज़ करते हैं वो लोग। जैसे कि मिक्स्ड फार्मिंग कर देंगे, या मिक्स्ड फार्मिंग तो नहीं बोलना चाहिए, मिक्स्ड क्रॉपिंग कर देंगे। आप लोग ये सब पढ़े हो, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है। इंटर क्रॉपिंग वो लोग करते हैं, क्रॉप रोटेशन वो लोग फॉलो करते हैं, जिससे ये सबसे क्या होता है ना, एक तो एक से ज़्यादा वो लोग क्रॉप्स उगा पाते हैं, उसके साथ साथ सॉइल का फर्टिलिटी को कंजर्व भी कर पाते हैं। अगर ये लोग इस टाइप का मेथड फॉलो नहीं करेंगे ना, तो सॉइल का फर्टिलिटी कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। अब देख लो कुछ एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बच्चों देखो, डेफिनेटली आप लोग ऐसा पहला पे लिख सकते हो, इट इज़ इको फ्रेंडली, ये कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं करता, ना पानी का करता है, ना लैंड का करता है, ना हवा का करता है, मतलब आप लोग लिख सकते हो इको फ्रेंडली है, ठीक है। अभी पहला यहाँ पर देखते हैं क्या है, दिस फार्मिंग प्रोड्यूसेस टॉक्सिन फ्री फूड। मतलब ये फार्मिंग में क्या है ना, हम लोग ना ही कोई केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुछ भी ऐसे केमिकल वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं। आजकल जो मार्केट में जो हम लोग वेजिटेबल्स खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, आप सबको पता है कि उसमें कितने सारे वो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स लगे हुए हो सकते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अच्छे से धो के हम लोग को खाना चाहिए। बट ये फार्मिंग में जो फूड प्रोड्यूस होता है वो होता है फ्री फ्रॉम टॉक्सिन, ठीक है। टॉक्सिन उसमें बिल्कुल भी, मतलब हार्मफुल चीज़ें उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी वो सेफ़ होता है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि इससे हम लोग के हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन अ फार्म। ऑर्गेनिक मेथड या ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है ना, फार्म का देखो, बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग में फार्म का वेस्ट को यूज़ करते हैं, तो उस चक्कर में पहले जो वेस्ट होता था फार्म का, वो ना कोई यूज़ नहीं आ पाता होगा उतना। ऑर्गेनिक फार्मिंग से के चक्कर में क्या हो गया, फार्म का जो वेस्ट होता है अब उसको रिसाइकिल करके उसको फार्मिंग में एज मैन्योर यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। डेफिनेटली हम लोग, वो फार्मर्स लोग ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे थे ना, बायो एजेंट्स, जिसकी वजह से सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा हो रहा था, फर्टिलिटी भी ठीक हो रहा था। फिर ये लोग मल्टीपल तरीका यूज़ करते हैं, ठीक है। इट डज़ नॉट कॉज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन। ये मेथड से कोई भी टाइप का पोल्यूशन नहीं होता है, ये चीज़ भी याद रखना, ये तो बता चुकी हूँ मैं। देन क्रॉपिंग सिस्टम यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प कंट्रोल इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड्स। यहाँ पर जो क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करते होंगे फार्मर्स लोग, उससे क्या है ना, इंसेक्ट्स और ये आपका पेस्ट, ये सब मतलब दूर रहते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा है। अभी इसका डिसएडवांटेजेस देखो, अब एडवांटेज हम लोग बहुत देख लिए, बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि खाली इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। कुछ इसका जो लिमिटेशंस है वो ये है कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। ये थोड़ा क्या, बहुत महंगा पड़ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। देन हम लोग जो यहाँ पर फूड जो हम लोग को मिलता है वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, मतलब एज़ कम्पेयर टू वो फूड या वेजिटेबल्स जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इंसेक्टिसाइड्स, मतलब वो सब नॉर्मली जो हम लोग खेती करते हैं, वो वहाँ का अगर आप लोग क्रॉप्स को कंपेयर करोगे यहाँ का क्रॉप से, तो वो लोग ज़्यादा टाइम चलेंगे और ये लोग कम टाइम चलेंगे, ठीक है। मतलब जो टाइम स्पैन होता है ना उनका, कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल, मतलब जल्दी ख़राब हो जाने का बात कर रही हूँ मैं, ये यहाँ के फूड जल्दी ख़राब होंगे, ठीक है। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक ये भी है कि इसमें बहुत हार्ड वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, और आजकल इंसान क्या करता है,
वो सोचता है कि कम मेहनत में और कम टाइम लगे, जल्दी काम हो जाए, बट इसमें क्या है ना, मेहनत तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर यही चीज़ है, ठीक है। नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन ये वर्ड तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे, क्विज में भी इसका क्वेश्चन आता ही है ना। पता है क्या क्वेश्चन आता है इसमें? ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए पूछा जाता है कि कौन स्टार्ट किया था। एक इंडियन मैन था जो स्टार्ट किया था और एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था। तो अमेरिकन का नाम अलग से पूछता है, इंडियन का नाम अलग से पूछता है कि इंडिया में कौन इसको स्टार्ट किया था, ऐसे, ठीक है। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक मेन जो मोटो था, जो भी है ये कोई आपको पूछेगा या अगर आप खुद सोचोगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आप लोगों को छोटा सा एकदम तरीके से, मतलब एक स्मॉल एक इसका दे देती हूँ कि आइडिया, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसकी वजह से आजकल जो वो हाइब्रिड वाले जो सीड्स आते हैं ना बच्चों, है ना, अच्छे अलग अलग क्वालिटी के आप लोगों को सीड्स, चावल वावल देखने को मिलेंगे, है ना। फिर आप लोग देखना फार्मिंग में फार्मर्स लोग अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं टू कल्टीवेट देयर फील्ड। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। पहले वो लोग सिंपल सिंपल टूल से, मशीन से, मतलब मशीन क्या, अपने हाथ से वो हल चलाते थे बैल में बांध के, ठीक है। पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो आजकल फार्मर लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फटाफट काम होता है। देन पहले इतना केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स अवेलेबल नहीं था। किसकी वजह से हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। इरिगेशन फैसिलिटीज़ पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था। पहले तो एकदम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करके खेत में पानी डालते थे वो लोग। आप लोग पढ़े होंगे ये सब चीज़ें, है कि नहीं? ट्रेडिशनल मेथड, पुराने ज़माने का मेथड। बट ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एकदम मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज़ फार्मर्स लोगों को प्रोवाइड किया गया। देन उनको हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीरियल्स उनको दिया गया। एक्सपैंडिंग फार्मिंग एरियाज़, मतलब जितना भी खेती से रिलेटेड इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन से रिलेटेड जहाँ भी जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, अच्छा चीज़ें ठीक है, वो बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है। मतलब फार्मर्स लोगों को जितना फ़ायदा हुआ है, फार्मर्स लोगों के लिए काम जितना इजी हुआ है, वो कौन से रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हुआ है। तो बेसिकली इसका मेन यही था कि पूरा वर्ल्ड में फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ग्लोबली फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ताकि हर जगह अच्छे से फूड प्रोड्यूस हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था, टू इंक्रीज ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। और इसी के अंदर में फिर वो लोग, अगर फूड प्रोडक्शन करना है तो खेती स्ट्रांग करना पड़ेगा, है ना। खेती का काम स्ट्रांग करना है तो अच्छी चीज़ें, हर इजी मतलब मॉडर्न टेक्निक्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वैसे ही आप लोगों को याद रखना है। और इसको बच्चों मेनली इट वाज लेड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिसका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ओके, सो नॉर्मन बोरलॉग वही स्टार्ट किए थे, अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे। उन्हीं का मेन ये था कि हम लोग को हमारे पूरे वर्ल्ड में फूड का प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। सो बेसिकली बच्चों बिटवीन 1940 टू 1960, यहाँ बुक में लिखा हुआ है 1940 से 1960 के बीच में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का लाइक इनिशिएटिव लिया गया। बहुत मेहनत किया गया, बहुत चीज़ों पे मेहनत किया गया, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया का, तो हमारे इंडिया में देखो यहाँ पर मैं लिखी हूँ, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज लेड बाय द साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, इट वाज लेड बाय द साइंटिस्ट डॉक्टर व्हाट, MS स्वामीनाथन। उनका फोटो यहाँ पर दिया है, आप लोग भी देख सकते हो, ये रे स्वामीनाथन, ठीक है, साउथ इंडियन है, ओके। एंड अंडर हिज गाइडेंस, ये भी सुन लो, अंडर हिज गाइडेंस, इनके गाइडेंस में क्या हुआ, हमारे इंडिया में वीट एंड राइस का, मतलब वो जो हाइब्रिड वैरायटी होता है ना, वो प्रोड्यूस करवाया गया। हाइब्रिड वैरायटी इन द सेंस ऐसे वैरायटीज़ ऑफ वीट एंड राइस जो कि डिजीज़ फ्री हो, डिजीज़ रेजिस्टेंट हो। क्योंकि देखो बच्चों, फार्मर्स लोग इतना मेहनत करके कल्टीवेट करते हैं फील्ड को, और वो पूरा इंसेक्ट खा जाता है, उनमें कोई बैक्टीरिया लग जाएगा जो कि पूरा डिजीज़ कर देगा पूरा एंटायर क्रॉप को। तो उस समय ना, मतलब बहुत से लॉस हो रहा था और फूड का कमी बहुत हो रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ, बेसिकली ये लोग ना इस टाइप का फिर अनाज उगाने लग गए, प्रोड्यूस करने लग गए, जो कि जल्दी से जिसमें डिजीज़ ना हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है डिजीज़ रेजिस्टेंट। क्लियर? सो अंडर हिज गाइडेंस हाई यील्डिंग डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस वेयर प्रोड्यूस्ड। देन और भी बहुत सारी चीज़ें हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर में, जैसे कि इंडिया में यार
हर जगह ले लो, ठीक है। क्या क्या वो लोग प्रोवाइड किए, बिकॉज फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मशीन्स देना पड़ेगा फार्मर्स को। तो यूज़ ऑफ मशीन फॉर फार्मिंग लाइक ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, पंप सेट इरिगेशन के लिए, है ना। मतलब कितना सारा मशीन्स वो लोग प्रोवाइड किए ताकि अच्छे से आसानी से फार्मर्स लोग क्रॉप्स को ग्रो कर सके। देन मल्टीपल क्रॉपिंग बाय रेजिंग 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड, ये भी टेक्निक उस समय स्टार्ट किया गया कि मल्टीपल क्रॉपिंग करो, जिसका मतलब होता है कि एक ही लैंड में आप 2 से 3 क्रॉप्स उगा सकते हो। तो ये सब आइडिया दिया गया किसको, लोगों को, ताकि वो लोग भी क्या कर सके, वो लोग भी लाइक अपना फूड का प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ठीक है। देन और इसमें क्या क्या चीज़ें किया गया वो भी देख लेते हैं। यूज़ ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलाइज़र को यूज़ करना, मैन्योर्स को, फॉर बहुत सारी चीज़ों को, लाइक उस समय उतना यूज़ नहीं होता होगा, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से ज़्यादा मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज़ कल्टीवेशन में, मतलब एग्रीकल्चर में होने लग गया। देन यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स दैट मैच्योर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। बोलने का मतलब यही है कि नॉर्मली अब सीड्स को क्या होता है ना, बहुत टाइम लगता है, मतलब उनको एटलीस्ट आप लोग ले लो, एटलीस्ट सपोज कोई अनाज उगा रहा है, कोई क्रॉप उगा रहा है जिसको 5 से 6 मंथ लगेगा पूरा अच्छे से पकने में, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जा रहा है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया ना, इसमें ट्राई किया गया कि ऐसे हम वैरायटी बनाएं, सीड का प्रोड्यूस करें जो कि कम टाइम पे पक जाए, मैच्योर हो जाए। तो वही इसीलिए यहाँ पर बोला है यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दैट मैच्योर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। Okay, then improving infrastructure facilities for irrigation, harvesting, storage facilities, marketing facilities, etc. मतलब इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली उस समय इरिगेशन का फैसिलिटीज़ बढ़ाया गया। अब इरिगेशन कर रहे हैं या फिर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग के बाद तो स्टोर करना पड़ेगा क्रॉप्स को, वरना वो डैमेज हो जाएगा, पानी से डैमेज हो सकता है, इंसेक्ट उसको डैमेज कर सकते हैं अगर प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे। तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कोई ऐसा हाउस टाइप तो कुछ चाहिए ना, जैसे कि जहाँ पर वो लोग स्टोर कर सके। तो वो सब को भी बनाना स्टार्ट हुआ कब, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। क्लियर। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन, अब मैं अगर बात करूँगी तो हमारे इंडिया में उस वक्त ना बड़ा ही दिक्कत चल रहा था फूड का, 1960s के समय, मतलब दिक्कत चलता होगा। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ, सो इट सेव्ड आवर नेशन फ्रॉम स्टारवेशन, भूख से हमारा नेशन को ग्रीन रिवॉल्यूशन बचाया। एंड इतना प्रोडक्शन हुआ फूड का, इतना प्रोडक्शन हुआ फूड का ये सब मेथड यूज़ करके कि उसमें मतलब कुछ सालों के बाद इंडिया फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। मतलब अनाज उगा के बाहर भेजता था। सोचो, एक ऐसा समय था जब था नहीं अनाज, बट ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इतना यहाँ पर प्रोडक्शन अच्छा हुआ अनाज का कि वो फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री बन गया। क्लियर। अभी है बच्चों एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, तो बच्चों देखना, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग बेसिकली जो कैटल्स को जो पालते हैं, जैसे कि बिहार में, यूपी में, जो मेनली जो विलेज के एरिया होता है, खाली मैं बिहार यूपी का बात नहीं कर रही हूँ, अब जहाँ जहाँ भी एनिमल्स को पालते हैं, तो देखना आप लोग जहाँ पर ज़्यादा एनिमल्स को एक साथ पालते हैं, वहाँ पर उनको ना बहुत सारे रीजंस की वजह से उनको रखा जाता है, पाला जाता है। पहले तो उनसे हम लोग अपना यूज़फुल सामान प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे कि गाय को हम पाल रहे हैं, बफैलो को पाल रहे हैं, तो हम लोग वो लोग से हम लोग को बेसिकली मिल्क चाहिए, ठीक है। फिर बहुत जन ना एनिमल्स को पालते हैं, उनका केयर करते हैं ताकि उनसे फ़ायदा निकाल सके, जैसे कि बहुत जन हैवी लोड्स को उठवाने के लिए एनिमल्स को पालते हैं, है ना। मतलब एनिमल को पालेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, खाना पीना, उनको शेल्टर देंगे, उनका हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उनका ब्रीडिंग का ध्यान रखेंगे, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ों का हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। सो इट इज़ द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस दैट डील्स विथ फीडिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री का मेन मोटो यही होता है कि एनिमल्स को पाल रहे हैं फॉर देयर यूज़फुलनेस। एनिमल को जो पाल रहे हैं वो अपना यूज़फुलनेस के लिए पाल रहे हैं, मतलब अपना फ़ायदा निकालने के लिए, उनसे कुछ काम निकलवाने के लिए एनिमल्स को रियर कराया जाता है, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक जो यहाँ पर मैं लिखी हूँ उसका मतलब होता है एनिमल्स। लाइफ स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स जिसको हम लोग डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं। अब लाइफ स्टॉक भी बच्चों अलग अलग टाइप्स के हैं, यहाँ पर अलग अलग फॉर्म, मतलब अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हम लोग पालते हैं फॉर देयर मिल्क, ओके। जो मिल्क यील्डिंग एनिमल्स होते हैं, क्योंकि हम लोग मिल्क के लिए तो हम लोग एनिमल्स को पालते ही पालते हैं, है कि नहीं, डोमेस्टिकेट करते ही करते हैं, तो उनको मिल्क एनिमल्स बोलते हैं। सो एग्जाम्पल में काऊ, गोट, बैफलो, ये सब आ गए, ठीक है, जिसका हम लोग मिल्क लेते हैं। देन
मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स। मीट एंड एग यील्डिंग एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिससे हमको मीट एंड एग डिराइव होगा। हम लोग उनको अच्छे से पालेंगे, अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे, ध्यान रखेंगे, या तो उनका एग के लिए या फिर उनको काट के उनका मीट के लिए। क्लियर? तो इसमें एग्जांपल्स में आ गया पोल्ट्री। पोल्ट्री में बच्चों आपका एग यील्डिंग मतलब वो जो हैन वैन होती है ना, हैन डक, वो पोल्ट्री में आ जाते हैं जो अंडा देते हैं। देन मीट के लिए पिग, शीप, गोट, ये सब है। देन वर्क एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स। वर्क एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स उन एनिमल्स को बोला है जिससे हम लोग काम उम करवाएंगे, ठीक है, जैसे काऊ, बैफलो, गोट। यहाँ पर आप लोग वो बुल भी लिख सकते हो, ठीक है। देन वुल, हाइड और लेदर यील्डिंग एनिमल्स। यील्डिंग का मतलब प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, ठीक है। सो ऐसे एनिमल्स जिसको आप पाल रहे हो जिससे आपको वुल मिलेगा, उनका चमड़ा वमड़ा मिलेगा, ठीक है, लेदर वेदर मिलेगा। एग्जाम्पल काओ, बैफलो, आपका शेप, गोट, कैमल, तो ये सब का तो लेदर यूज़ करते ही हैं बच्चों। शेप का वुल यूज़ करते हैं, है ना। देन एनिमल्स यील्डिंग अदर प्रोडक्ट। और भी ऐसे एनिमल्स उनको पाला जाता है जो कि दूसरा कुछ प्रोडक्ट देंगे, जैसे कि हनी भी हनी देगी। सिल्क वॉर्म जो होता है वो सिल्क प्रोड्यूस करता है। फिश का अंडा वंडा जो रहता है, और अंडा से भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग, मैं एक बार देख लेती हूँ एक्चुअल में फ़िश के लिए क्या दिया है यहाँ पर। वरना बच्चों फ़िश को तो बेसिकली पालते हैं खाने के लिए ही पालते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेराइटीज़ होती है ना, हिल्सा, रोहू, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मुझे तो आइडिया नहीं है। बट बच्चों फ़िश जो होती है ना विटामिन ए और डी उनमें बहुत ज़्यादा भर भर के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं फ़िश बोल रही हूँ, ये फ़िश उनको खाने के लिए पालते होंगे। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग आगे आगे पढ़ोगे क्या है क्या नहीं है, पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ाओगे मैं, पर ये पार्ट में नहीं पढ़ाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल को पाल रहे हैं, अच्छे से ध्यान रख रहे हैं उनका, उनसे काम निकलवाने के लिए, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो बच्चों, अब इसका इंपॉर्टेंस पहला, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। पहला तो ये है कि इट हेल्प्स इन रियरिंग हाई क्वालिटी मिल्च एनिमल्स, जो कि इंक्रीज़ करता है मिल्क का प्रोडक्शन। मतलब एनिमल हस्बेंड्री की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हाई क्वालिटी मिल्च एनिमल्स को पाल रहे हैं। अब हम लोग को पता है कि हम लोग अगर अच्छा ब्रीड ऑफ गाय या भैंस को पालेंगे जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ेगा, 4 पैसा इंसान ज़्यादा कमाएगा, है कि नहीं। इंडिया के लिए भी फ़ायदा है, अपना कंट्री के लिए फ़ायदा है कि मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है। अब सब चीज़ें काम उम सब रिलेटेड होता है, सबको फ़ायदा रहता है। सो एनिमल हस्बेंड्री का इंपॉर्टेंस में पहला है कि इट हेल्प्स इन रियरिंग। इसकी वजह से क्या है, हाई क्वालिटी मिल्च एनिमल्स को रियर किया जाता है, पाला जाता है, ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है। सेकेंड, इट हेल्प्स इन रियरिंग हाई एग यील्डिंग हैंस। एनिमल हस्बेंड्री की वजह से हम लोग हाई यील्डिंग मतलब एग यील्डिंग एनिमल्स यहाँ पर हैन को बोला है बेसिकली, जो एग यील्ड करते हैं, हैंस लोग, डक्स लोग, उनको पाल रहे हैं अच्छे से। अच्छी वैरायटी ब्रीड ऑफ हैन या डक पाल रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से हर जगह एग का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। देन एनिमल हस्बेंड्री की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इट हेल्प्स इन रियरिंग हाई मीट यील्डिंग एनिमल्स, जिसकी वजह से मीट का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और इसमें क्या है, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपरली हम लोग अच्छे से अपने डोमेस्टिक एनिमल को रियर कर पा रहे हैं, मतलब पाल पा रहे हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एडिबल एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फिश। एनिमल हस्बेंड्री का एक और इम्पॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एडिबल फिश। एडिबल फिश मतलब अब सब फिश तो हम लोग नहीं खा सकते ना। एडिबल फिश जो है, जो खाने लायक फिश है, मतलब जो कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फ़िश भी है। मतलब इकोनॉमिकली मतलब जो महंगी मछलियाँ आती है ना, जो बहुत महंगी बिकती है, तो एनिमल हस्बेंड्री की वजह से वैसा फ़िश को भी पाला जा रहा है, जिसको बेचने से अच्छा पैसा आएगा। तो इस वजह से क्या होता है ना, क्या होता है कि वो लोग अच्छी मछलियाँ को, जो महंगी मछली है, उसको अच्छे से पाल रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, ताकि बाद में जब उसको बेचेंगे तो काफ़ी पैसे कमाएंगे। तो ये सब जो पॉसिबल हो रहा है, जो इतना पैसे कमा पा रहे हैं, जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो एग प्रोडक्शन अच्छे से हो पा रहा है हमारे कंट्री में, मीट का प्रोडक्शन, जो मीट का सप्लाई इतना अच्छे से हो पा रहा है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है। ये सब हो रहा है बच्चों किसकी वजह से, एनिमल हस्बेंड्री की वजह से। तो एनिमल हस्बेंड्री बेसिकली ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस है, जिसमें एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, उनका ध्यान रखा जाता है, ठीक है। क्यों, फॉर आवर यूज़फुलनेस, मतलब फॉर देयर यूज़फुलनेस, ताकि हम लोग उनसे अपना काम निकलवा सके। समझ में आया। अब आप लोग नेक्स्ट पार्ट में धीरे धीरे करके देखोगे मीट यील्डिंग एनिमल्स के बारे में, कि मिल्क यील्डिंग मैं मीट बोल दी, सॉरी,
मिल्क यील्डिंग एनिमल्स, फिर हाँ मीट वाले भी पढ़ोगे आप लोग। मतलब आप लोग यहाँ पर जो जो पढ़े हो ना लाइफ स्टॉक का, उसके बारे में आप लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखोगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू।